Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. I am Aarti Jain and I welcome you all to my YouTube channel Now Restart. Students, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने क्लास 10th साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसकी हमने ऑलरेडी 5 पार्ट्स हमने 5 वीडियोस में हमने डाल रखे हैं अपने चैनल पे। अगर आपने अच्छे से उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें देखिए, और जिन्होंने देखा है आई होप आप सब लोगों ने उनका अच्छे से रिवीजन किया होगा। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसका आखिरी टॉपिक कवर करेंगे और आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। इससे पहले वाली वीडियो में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ा था, जिसमें हमने रेजिस्टेंसेस को सीरीज और पैरेलल में लगाया था, है ना, और उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ा था। आई होप आप सब लोगों ने उसको अच्छे से रिवाइज करा होगा। तो चलिए हम लोग क्विकली रीस्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर। क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर? आप जानते हैं कि जैसे हम अगर इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करवाते हैं ना, कैसे करवाते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस देके करवाते हैं इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो, है ना, एक कंडक्टर में। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करवाते हैं तो कुछ काम हो रहा है ना। तो जिस स्पीड से वो काम हो रहा है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। यानी कि हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर को रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट का मतलब आप स्पीड भी कह सकते हैं, या फिर आप लोग सब जानते ही हैं कि रेट का मतलब फिजिक्स में क्या होता है? कोई भी फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं कि अगर हमारा पावर है P, तो यानी कि P हो जाएगा हमारा W बाय T, है ना, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसकी कई सारी डेफिनेशंस बन सकती हैं, जिसमें से एक है रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक पावर, या फिर रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, यानी कि कितनी स्पीड से हम एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। क्योंकि एनर्जी भी तो कंज्यूम हो रही है ना, हो रही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे वर्क की जगह हम इंटरचेंजेबली एनर्जी भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के ही यूनिट्स क्या होते हैं? जूल होता है और टाइम का होता है सेकेंड। तो जूल्स पर सेकेंड इसकी क्या आ जाती है? यूनिट आ जाती है। लेकिन ऐसा यूनिट जो है पावर की वो क्या होती है? ऐसा यूनिट क्या होती है? वॉट। क्या होती है? वॉट, जिसको हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे कैपिटल W जो है वो वर्क डन नहीं है, वो यूनिट है, जो कि किसके इक्वल है? 1 जूल पर सेकेंड के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, अगर 1 वॉट की डेफिनेशन आती है तो आप लोगों को सबको मैंने 1 एम्पियर, 1 वोल्ट, 1 ओम की डेफिनेशन करवाई है ना। सेम उसी लाइन पे 1 वॉट की डेफिनेशन आप लोगों को खुद लिखनी है, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग सब खुद लिखेंगे, आप अपने सारे सेंसेस का यूज करेंगे ना, तो वो जो चीजें हैं, जो भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, वो आपके माइंड में ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेंगी। मैं आपको बता रही हूँ 1 वॉट की वैल्यू क्या होगी? 1 वॉट की वैल्यू होगी क्या? व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड, व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन 1 सेकेंड, देन द पावर इज सेड टू बी 1 वॉट, है ना। या फिर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, है ना, वर्क के हिसाब से भी लिख सकते हैं। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, देन द पावर इज सेड टू बी 1 वॉट। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, और आप सब लोगों ने इसके नोट्स बना लिए होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर इसको मैं कहूँ कि एक कंडक्टर वायर है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस मैंने V दे रखा है, करंट I फ्लो कर रहा है, और चार्ज हमारा Q है, जिसको हम इधर से इधर यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक लेकर जाने में जो काम कर रहे हैं वो है W। तो आप लोग सभी जानते हैं कि W की वैल्यू क्या होती है? V इंटू क्यू। ये W कौन सा है? ये W है वर्क डन। इसको आप वॉट से नहीं कंफ्यूज होना। वर्क डन कितना है? W इक्वल टू V इंटू क्यू।
अगर मैं इसको इस इक्वेशन में रख दूं, मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं, है ना, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, तो हमारा कितना आएगा, पावर इक्वल टू कितना आएगा, डब्ल्यू कितना है हमारा, v इंटू क्यू बाय टी, ये टी भी तो आएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्यू बाय टी कितना होता है, आई, तो p इक्वल टू वी इंटू आई। तो ये एक और इक्वेशन आ गई हमारे पास, सेकंड, है ना, एक और इक्वेशन आ गई, p इक्वल टू वी इंटू आई, एक और इक्वेशन आ गई हमारे पास पावर की। तो पहली इक्वेशन थी w बाई टी या फिर e बाई टी, और दूसरी इक्वेशन आ गई v इंटू आई, ठीक है। तो आई एम रबिंग द बोर्ड, ठीक है, क्योंकि हमें और भी इक्वेशंस बनानी है। हाँ जी, तो हमारी नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, अगर हम ओम्स लॉ लगाएं, फ्रॉम ओम्स लॉ, अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं, मान लो मैं v पे लगाती हूँ, तो v कितना है, आई आर है, तो यानी कि पावर क्या हो जाएगी, अगर मैं पुट इन इक्वेशन 2, अगर मैं इक्वेशन 2 में रख रही हूँ, तो पावर कितना हो जाएगा हमारे पास, पावर हो जाएगा v की जगह पे रख देते हैं हम आई आर, और ये हो गया हमारा आई एक और, तो ये हो गया हमारा आई स्क्वायर आर, तो ये हो गया हमारा पावर की थर्ड इक्वेशन, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे v इक्वल टू आई आर की जगह ओम्स लॉ में ही, यहीं से ही फ्रॉम ओम्स लॉ, अगर मैं i की वैल्यू लगा दूं v बाय आर, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2, इस इक्वेशन में मैं पुट कर देती हूँ, तो पावर कितना आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ i की जगह पे, तो v तो एज इट इज है, i की जगह पे मैंने लगा दिया v बाय आर, तो पावर आ गया मेरे पास v स्क्वायर बाय आर, तो ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं पावर की, हम इनको अकॉर्डिंग टू आवर डाटा इसको यूज़ कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में। मान लीजिए आपको वोल्टेज और करंट दे रखा है, तो आप इक्वेशन 2 यूज़ कीजिए, वर्क डन या एनर्जी और टाइम दे रखा है तो इक्वेशन 1 यूज़ कीजिए, अगर आपको आई और आर दे रखा है तो आप ये वाली इक्वेशन यूज़ कीजिए, और अगर वी और आर दे रखा है तो ये वाली इक्वेशन यूज़ कीजिए। इनको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आई होप। अगर आपको डब्ल्यू बाई टी पता है तो वहाँ से आप इस फॉर्मूले को भी डिराइव कर सकते हैं, और ओम्स लॉ पता है तो v इंटू आई पता चलने की देर है, तो आप आराम से रेजिस्टेंस निकाल के यहाँ पुट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये आपका बहुत ही इजी सा टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर कंप्लीट होता है। अब इसी के आगे हम पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे आते हैं, ठीक है, क्विकली। और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कैसे, ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी हमारा कोई करंट फ्लो करता है, ठीक है, यानी एनर्जी फ्लो कर रही है, एक तरीके से एनर्जी कंज्यूम हो रही है, कहाँ जा रही है वो एनर्जी, हमारी जो एनर्जी है किसी सोर्स से आ रही है, मान लीजिए घरों में पावर सप्लाई से आती है, या फिर सेल से या बैटरी से, है ना, यहीं से ही एनर्जी आती है, और वो धीरे धीरे क्या होती है, कंज्यूम होती चली जाती है, हमारा सेल खत्म हो जाता है ना, टॉर्च में सेल पड़ा है तो सेल क्या हो जाता है, मर जाता है किसी दिन, है ना, वो खत्म हो जाता है, मर जाता है मतलब उसके अंदर के सारे केमिकल्स यूज्ड अप हो चुके हैं, केमिकल रिएक्शंस जो है स्टॉप हो चुके हैं, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी रुक जाता है। तो लेकिन वो एनर्जी गई कहाँ, वो एनर्जी दो तरीके से यूज हो रही है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी यूज होती है हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑपरेट करने में, जैसे फैन को हिलाने में, फैन हमारा रोटेट करता है ना, तो वो किसकी वजह से करता है, जो करंट आ रहा है उसकी वजह से। बल्ब ग्लो करता है, जो करंट आ रहा है उसकी वजह से। तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी तो यहाँ यूज हो गई, लेकिन उस एनर्जी का कुछ हिस्सा, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल करंट का कुछ हिस्सा उसको हीट में कन्वर्ट करता है। आप देखते हैं ना, ज़्यादा देर तक अगर आपने फैन ऑन कर रखा है, टेलीविजन ऑन कर रखा है, तो वो गर्म हो जाता है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। समझ में आ गई बात। हीटिंग इफेक्ट को हम H से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो यानी कि हमारा हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, यानी कि कितने पावर यूज हुई है कितने सेकेंड्स में, कितने टाइम में, तो उसे हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन हुई। अब
क्योंकि पावर की हमने 4 इक्वेशंस पढ़ी, तो अगर हम सारी उसके अंदर हम पावर की वैल्यूज लगाते जाएंगे तो यहाँ से भी हमारे पास h की भी कितनी आ जाएंगी, 4 इक्वेशंस आ जाएंगी ना। हाँ, तो पावर की अगर हम वैल्यू लगाएं v इंटू आई, तो यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी, VIT आ जाएगी कि नहीं, अगर हम पावर की जगह पे VI लगाएंगे तो ये होगी सेकेंड इक्वेशन। अगर हम v स्क्वायर बाय आर लगाएं, अगर हम v स्क्वायर बाय आर लगाएं तो ये आ गई इक्वेशन जो कि रेयरली यूज होती है, बहुत कम, है ना। और अगर मैंने इसके अंदर हम आई स्क्वायर आर लगाएं तो ये आ जाएगा हमारे पास आई स्क्वायर आर टी। इसी को हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आप लोग अंडरलाइन करके लिख लीजिए, इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो कि हमारी है फोर्थ इक्वेशन। क्लियर हो गई बात? आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को क्रिस्टल क्लियर है, राइट। अब हम लोग इस इक्वेशन को देखते हैं। इस इक्वेशन से स्टूडेंट्स आप लोगों को क्या पता चलता है? इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि H is directly proportional to the square of the current and H is also directly proportional to the resistance। ये आप खुद ब खुद अपने आप लिखेंगे लाइंस में, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ कि इस इक्वेशन से क्या क्या पता चल रहा है हमें। H is directly proportional to the square of the current, H is directly proportional to the resistance and H is directly proportional to the time taken to move the charge from one point to the another। जितना टाइम हमें एक चार्ज को एक पॉइंट से या एक पोटेंशियल से दूसरे पोटेंशियल तक लेकर जाने में लग रहा है, उस टाइम से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो आई होप आपको हीटिंग इफेक्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब इस हीटिंग इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशंस यानी कि कुछ डेली लाइफ में कहाँ यूज हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। एप्लीकेशंस, अब आप लोग ये सब जानते ही हैं कि जो भी हम डिवाइसेस, कुछ डिवाइसेस ऐसे हैं जिनमें करंट की इतनी ज़रूरत नहीं है जितने उसकी हीटिंग इफेक्ट की ज़रूरत है, जैसे वाटर गीजर्स में, अवन में, टोस्टर्स में, हेयर ड्रायर्स में, इलेक्ट्रिक आयन में। इसमें हमें क्या चाहिए, करंट के हीटिंग इफेक्ट की ज़्यादा ज़रूरत है ना। तो इसमें हम कंडक्टर्स की जगह कॉपर वायर की जगह हम लोग क्या यूज़ करते हैं, रेजिस्टर्स यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिक आयन में हम लोग कॉपर नहीं यूज़ करते क्योंकि उसका एक तो रेजिस्टेंस कम है। रेजिस्टेंस कम होने की वजह से, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो हीटिंग इफेक्ट क्या होगा, कम होगा ना। तो हीटिंग इफेक्ट तो हमें ज़्यादा चाहिए, तो हम एलॉय यूज़ करते हैं। कौन सा एलॉय यूज़ करते हैं हम लोग, निक्रोम का, है ना। तो वो रेजिस्टर हम यूज़ करते हैं ताकि हीटिंग इफेक्ट हमें ज़्यादा मिले, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी हीटिंग इफेक्ट की वजह से कई बार मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी ऑल्टर हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, है ना। तो हम लोग इन पहला एप्लीकेशन तो इसका यही है कि हम वेरियस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या अप्लायंसेस में इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे टोस्टर्स, अवन, ड्रायर्स एंड आयन में, ठीक है। दूसरा आता है इसका इलेक्ट्रिक बल्ब में। अब इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, एक छोटी फिलामेंट होती है। जब उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट का करंट जाता है और उस फिलामेंट का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब वो वाइट हॉट हो जाती है ना फिलामेंट, तब उसकी वजह से लाइट एमिट आउट होती है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो वो जो फिलामेंट होती है मैम, वो किस चीज़ की बनी हुई होती है? तो अगर हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब में, इन इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होती है, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होती है वो बनी होती है टंगस्टन मेटल से। किससे, टंगस्टन मेटल से। वाई, क्यों टंगस्टन ही क्यों, वाई नॉट कॉपर, वाई नॉट एल्यूमिनियम? क्योंकि पहला कारण है, फर्स्ट रीजन, इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, हाई रेजिस्टेंस। दूसरा, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। कितनी होती है मैम इसकी मेल्टिंग पॉइंट? इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 3380 डिग्री सेल्सियस। जबकि ये जो फिलामेंट होता है ना, ये वाइट हॉट हो जाता है 2500 डिग्री पे ही, बिकम्स वाइट हॉट। कितने पे हो जाता है ये वाइट हॉट? 2500 डिग्री सेल्सियस पे ही ये वाइट हॉट हो जाता है। लेकिन फिर भी इतने की गुंजाइश अभी भी रहती है, तो जल्दी से मेल्ट नहीं होता इसका फिलामेंट, ठीक है।
अब बात आती है कि बल्ब के अंदर अगर हम ऑक्सीजन गैस फिल कर दें तो ये जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन इज अ सपोर्टर ऑफ बर्निंग, है ना। तो हम ऑक्सीजन गैस नहीं डालते। हम कौन सी गैस डालते हैं? हम डालते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट मतलब इनएक्टिव, जो ज़्यादातर मतलब रिएक्ट नहीं करती हैं। तो वो कौन सी गैसेज होती हैं आपकी? नाइट्रोजन या फिर आर्गन, ये दो गैसेस हम लोग डालते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, क्योंकि वो इनएक्टिव होती है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब का टॉपिक क्लियर हो गया। लास्ट आता है आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? जब हमारे घरों में इलेक्ट्रिक करंट आता है तो बाहर आप देखेंगे आजकल तो एमसीबीज लग गई हैं, है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स। लेकिन पहले जो है फ्यूज वायर लगती थी। उसके अंदर क्या होता है कि वो जो वायर होती है वो लो मेल्टिंग पॉइंट की होती है और कॉपर की बनी हुई होती है, और उसमें जो है वो एक एक पोर्सिलेन केस में जो है रैप्ड होती है। ठीक है, हम उसको फ्यूज कहते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा, अगला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फ्यूज। ठीक है, तो इसमें क्या है? एक तो लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस की वजह से इसका टेम्परेचर बहुत हाई होके जल्दी से मेल्ट हो जाता है। जब आपके घर में बहुत सारी लाइटें जल रही होती हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चल रहे होते हैं, तो तब क्या होता है? तो बहुत ज़्यादा करंट आता है। करंट आने की वजह से आपके घर में आग लग सकती है। तो क्या होता है? उस करंट की वजह से आपका उसमें जो है रेजिस्टेंस बहुत हाई है, तो इसीलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो है। वो उसका टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि वो ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी वायर, और सर्किट के ब्रेक होने की वजह से घर के सारे लाइट्स फैन सब ऑफ हो गए, करंट खत्म हो गया। तो इसका मतलब आपके घर में आग नहीं लगेगी। तो इसीलिए बच्चों इलेक्ट्रिक फ्यूज का होना बहुत ज़रूरी होता है घर में। ठीक है, एमसीबीज में भी यही सब चीज़ें होती हैं। तो आई होप आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। चलिए आइए फटाफट से 2 न्यूमेरिकल्स करते हैं और इस सेशन को हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका न्यूमेरिकल है, एज यू नो मैं खाली रॉ डेटा लिखती हूँ। ठीक है, तो पहला आपका जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 100 जूल्स ऑफ वर्क, यानी कि आपको वर्क दे रखा है 100 जूल्स का। 100 जूल्स ऑफ हीट, 100 जूल्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड। एक सेकेंड में 100 जूल्स ऑफ हीट आपकी प्रोड्यूस हो रही है इन अ 4 ओम्स रेजिस्टर, यानी रेजिस्टेंस आपको कितना दे रखा है? 4 ओम्स। 100 जूल्स ऑफ हीट, आप इसको H लिख लीजिए। 100 joules of heat is produced in each second across the 4 ohm resistor wire. Find the potential difference across the resistance, यानी आपको potential difference ढूंढना है। तो इसका solution क्या होगा? आप ये जानते हैं H is equals to V square by R into T। ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, राइट, है ना। हम ये वाला, क्योंकि हमें V चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी h इंटू आर बाय टी। ठीक है, h कितना है हमारा 100, r है 4, t है 1, राइट। आई होप मैंने सब कुछ सही लिखा है, वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, राइट। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, वी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 400। ठीक है, अगर मैं इसको v को फाइंड आउट करूं तो मैं इसका क्या करूंगी? स्क्वायर रूट करूंगी, जो कि हमारा आ जाएगा 20 वोल्ट। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ये बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आप आई स्क्वायर आर टी भी करते हैं तो पहले आई निकाल लीजिए, फिर ओम्स लॉ से वी निकाल लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर है एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या एन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर, मान लीजिए एन इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट्स। उसकी पावर कितनी दे रखी है? 400 वॉट्स। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट्स ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे, यानी टाइम दे रखा है 8 घंटे का एक दिन में, पर डे। ठीक है, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी? आपको एनर्जी की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, कितने दिनों के लिए? 30 डेज,
यानी एक महीने में कितना बिजली का बिल आएगा। ठीक है, 30 days फॉर ₹3 पर किलोवाट आवर। अब यहाँ से स्टूडेंट्स एक टॉपिक निकल कर आता है जो शायद मेरा स्किप हो गया है, कि आपकी जो एनर्जी होती है उसकी यूनिट क्या होती है, कमर्शियल यूनिट। आप ये जानते हैं एनर्जी होती है P/T, तो यहाँ से वॉट आर होनी चाहिए। ये बहुत छोटी यूनिट है वॉट आर, ठीक है, 1 जूल होती है वैसे इसकी, लेकिन यहाँ से वॉट आर है, ये छोटी यूनिट होती है। कमर्शियली यानी हमारे डेली लाइफ में जो हम कहते हैं ना बिजली का बिल कितने यूनिट हुआ, तो वो जो यूनिट है वो कितना होता है, किलोवाट आर। कितना होता है, किलोवाट आर, जिसको हम kWh कहते हैं और इसी को हम 1 यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, अगर मैं 1 किलोवाट आर को, है ना, इलेबोरेट करूं तो ये आ जाएगा आपका 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स। ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ये एक टॉपिक है, सेपरेट टॉपिक है। 3600 सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 जीरोस है, एक में डेसिमल लगा रही तो 6 हो गए, तो यानी कि 3.6 इंटू 10⁻⁶ वॉट्स पर सेकेंड, या फिर 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो 1 किलोवाट आर की आपको वैल्यू पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 1 किलोवाट आर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। गॉट इट स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें पावर दे रखा है, टाइम दे रखा है। ठीक है, तो पहले हम एनर्जी निकाल लें। एनर्जी कितनी होती है, पावर इंटू टाइम, यानी 400 इंटू 8 विच कम्स आउट टू बी 3200 वॉट आवर। ठीक है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, ये तो पर डे का था ना, तो 30 डेज में एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज, तो हम क्या करेंगे, 30 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 30 से मल्टीप्लाई करा तो ये हमारे आ गए 3 zeros, 3 2 6, 3 3 9 वॉट आवर। अगर मैं किलो वॉट आवर में चेंज करूं तो डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 96 किलोवाट आवर। ये आ गई एनर्जी, यानी इतनी यूनिट्स हमारी कंज्यूम हो रही है एक महीने में। अब 3 रुपए के हिसाब से हमारा कॉस्ट कितना होगा। ठीक है, तो कॉस्ट कितनी आएगी बताइए। 96 हमारे पास एनर्जी है ना, और इंटू, या फिर आप इसको यूनिट के साथ लिखिए, 96 किलोवाट आवर इंटू ₹3 पर किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर हमारा 3 रुपए का है, तो 96 किलोवाट आवर के कितने पैसे हुए भाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल। तो ये हो जाएगा 3 6 18, 1 3 9 27, 288 रुपीज। क्लियर हो गई बात, ये हो गया आपका आंसर एंड दिस कंप्लीट्स योर टॉपिक। ठीक है, ये आपका आज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट खत्म होता है, चैप्टर फिनिश होता है। हमने स्टार्ट करा, हम भले ही कछुए की चाल से चले पर हम स्टेडी रहे और हमने कंप्लीट करा। अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि भाई बहुत स्लो हो रहा है, तो आप अपनी सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं ना। अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम लोग चेंज कर सकते हैं उसको, डबल स्पीड से देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप मुझे पॉजिटिव फीडबैक देंगे। कोई भी क्वेरी आती है प्लीज़ लेट मी नो इन माय कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।